नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का पाठ हैं ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसके हम नोट्स पढ़ेंगे। और तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता है सिंधु नदी घाटी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसका कालखंड लगभग 2600 और 1900 ईस्वी के बीच का है। 2600 और 1900 ईसा पूर्व का जो समय था, उसके बीच के समय में ये जो सभ्यता है पनपी है। हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? लगभग 160 साल पहले पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में है, जो में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसमें खुदाई चल रही थी। तो उत्खनन कार्य के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। उन कर्मचारियों ने इसे खंडहर समझ लिया। जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष मिले थे, तो उन्होंने इसे खंडहर समझकर इसे वो हजारों ईंटें उखाड़ ली और रेलवे लाइन में इस्तेमाल कर लिया। अब देखेंगे कि कौन कौन से खोजकर्ताओं ने कौन से स्थान की खोज की है और कौन से समय में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, जो आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। 1921 में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और राखलदास बनर्जी 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई की, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। मजूमदार चहुंदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, 1931 में इसकी खोज की। N.A. घोष कालीबंगा, जो अभी वर्तमान समय में राजस्थान इंडिया में है, 1952-53 में इसकी खोज N.A. घोष ने की। N.A. घोष ने हस्तिनापुर की खोज भी की थी 1952 में। अब देखेंगे दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की करवाई और हड़प्पा की मोहर खोज ली। जो हड़प्पा की सेलखड़ी मोहर थी, उसको दयाराम साहनी ने 1921 में खोद ली। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन किया और उन्होंने ऐसी ही मोहर खोज ली जैसी हड़प्पा सभ्यता मिली थी। 1921 में दयाराम साहनी ने खोजी थी हड़प्पा स्थान पर, और 1922 में मोहनजोदड़ो में राखलदास बनर्जी ने खुदाई की। तो दोनों जगह पर एक ही प्रकार की सेम टू सेम मोहरें मिली। तो इन्होंने इसके बाद यह अनुमान लगाया गया है कि यह दोनों क्षेत्र एक ही संस्कृति के भाग हैं। और इसके बाद सन 1924 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने नई सभ्यता की खोज की घोषणा की कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है, ये भी एक नई सभ्यता है। अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे, वो अपना जीवन किस किस के कार्य को कर कर अपना जीवन बिताते थे। तो पहला है कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा व्यापार और चौथा शिकार। तो अब कृषि को हम विस्तार से देखते हैं। यहाँ के लोग कृषि करते थे, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ, जौ, दाल तथा तिल, बाजरे, चावल आदि के अवशेष मिले हैं। और पशुपालन, हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि यह लोग जानवरों को भी पालते थे। जो हड़प्पा का जो स्थल है, वहाँ पर जानवरों को पालने के भी अवशेष मिले हैं। व्यापार, और तीसरा टॉपिक है व्यापार। इस क्षेत्र के लोग मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर पालते थे तथा इनका व्यापार भी करते थे। जो हड़प्पा के लोग हैं, वो इन जानवरों को पालते भी थे और इनको व्यापार यानी इनको बेचकर धन की प्राप्ति करते थे। शिकार, इस सभ्यता के लोग मछली तथा अब देखेंगे शिकार। इस सभ्यता के लोग मछली तथा पक्षियों का भी शिकार करते थे। यहाँ पर मछली, पक्षियों की हड्डियाँ मिली हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पाई लोग मांस का सेवन करते थे। जो पुरातात्विक या इतिहासकार मानते हैं कि जो हड़प्पा के लोग हैं, वो शिकार करके मछली का, पक्षियों का शिकार करके उनका मांस पकाकर खाते थे। हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी।
हड़प्पा मोहर में वर्षा बेल की जानकारी मिलती है। हड़प्पा की जो मोहर है उसमें बेल के जो चित्र हैं वो उत्कीर्णित हैं। पुरातत्वविदों या इतिहासकारों की मान्यता है कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता हुआ था। जो इतिहासकार हैं वो मानते थे कि जो हड़प्पा सभ्यता में है जो खेती के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था। चोलिस्तान जो पाकिस्तान में है तथा बनावली हरियाणा में, यहाँ से मिट्टी के हल के प्रतिरूप यानी मिट्टी के हल के अवशेष मिले हैं और कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के बने हाथों में बिठाए गए फलकों तथा धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर एक साथ दो प्रकार की अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। जैसा कि हम मान सकते हैं कि वहाँ पर लोग चना और सरसों की खेती करते थे। अफगानिस्तान में शोरतुगोई से नहरों के अवशेष मिले हैं तथा धोलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो इसे हम ये मान सकते हैं कि वहाँ के लोग सिंचाई के लिए भी जलाशयों तथा नहरों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर। यहाँ की बस्ती दो भागों में विभाजित थी। एक तो थी जो आकार में छोटी थी लेकिन उसे दुर्ग की संज्ञा दी गई है, और दूसरी थी जो आकार में तो बड़ी थी लेकिन उसे निचला शहर का नाम दिया गया है। और दुर्ग ऊंचाई पर बने थे। दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से घेरा जाता था। जो चारों तरफ है उसे दीवार से घेरा जाता था। यह दोनों बस्तियों को अलग करता था। इसमें राजा पुरोहित या धनी लोग रहते थे। जो दुर्ग थे उसमें राजा या पुरोहित धनी लोग रहते। अब देखते हैं निचला शहर। यह बस्ती दुर्ग के आकार से बड़ी थी। यहाँ पर मध्यम वर्गीय लोग रहते थे। इस शहर में आवासीय भवन थे, जो मतलब लोगों के रहने के लिए जो आवास के भवन है वो भी इसमें निचले शहर में थे। अब देखेंगे दुर्ग में मिली संरचनाएं। दुर्ग में कौन कौन सी संरचनाएं मिली। पहला है विशाल स्नानागार। यह आंगन में बना आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। इसका जल नालों द्वारा बाहर निकाला जाता था। जलाशय में जाने के लिए उत्तर व दक्षिण दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी। जो जलाशय के अंदर यानी तालाब के अंदर जाने के लिए उत्तर और पूर्व दक्षिण की दिशा में अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। इसके तीनों ओर कक्ष थे, यानी कि इसके तीनों पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन तीनों दिशाओं में से तीन दिशा में कमरे थे। और एक बड़ा विशाल कक्ष था जिसमें कुआं था, जिससे इस जलाशय में या इस स्नानागार में पानी भरते थे। और इसके उत्तर में एक छोटा कक्ष था जिसमें 8 स्नानागार यानी 8 स्नानागार थे। छोटा सा एक कमरा था उत्तर में। अब देखते हैं माल गोदाम। यह एक विशाल संरचना है जिससे के ईंटों से बने केवल निचले हिस्से ही मिले हैं, बाकी रह गए, जबकि ऊपरी हिस्से नष्ट हो गए हैं। ये हिस्से संभवतः लकड़ी के बने होंगे, यानी कि इसके जो नीचे के अवशेष हैं जो ईंटों के बने थे वो तो रह गए, और बाकी के जो ऊपर वाले हिस्से थे वो शायद लकड़ी के बने होंगे, इसलिए वो नष्ट हो गए या गल गए, कैसे भी कह सकते हैं। इसलिए उनका अवशेष ऊपर वाला अवशेष नहीं मिला। अब जल निकासी व्यवस्था। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी नियोजित जल निकास प्रणाली थी। शहर की सड़कों तथा गलियों को एक लगभग ग्रिड पद्धति जो आपस में समकोण पर काटती थी। ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके आसपास घरों का निर्माण किया गया था। घरों के गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए घरों की एक दीवार को गली से सटा होना आवश्यक था, यानी कि जो गंदा पानी है उसको निकालने के लिए यह आवश्यक था कि उसके पास नाली का होना आवश्यक था। गृह स्थापत्य कला। आवासीय भवन। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन थे। इसमें से कई आवासों में एक आंगन था जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। जो आंगन था वो या तो खाना पकाने के काम में भी लिया जाता था, और जो कटाई का काम था वो भी इस काम में लिया जाता था आंगन का। यहाँ पर आंगन को सीधा नहीं देखा जा सकता। जो गली थी उसे सीधा आंगन नहीं देखा जा सकता था। उसके सामने जो वो उनके आने जाने का जो रास्ता था उसे थोड़ा साइड में बनाया गया था, जिससे कि जो आंगन में काम कर रहे हैं या कोई भी गतिविधि हो रही है तो वो सामने रास्ते जाने वाले व्यक्ति को ना दिखे। यहाँ पर हर घर में ईंटों की फर्श से बना एक स्नानागार होता था। कुछ घरों में दूसरी मंजिल या छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती, जो डबल मंजिल होती थी उसके लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी।
मोहनजोदड़ो में कुछ घरों में कुएं थे, इनका प्रयोग राहगीरों द्वारा किया जाता था और यहाँ पर लगभग 700 कुएं मिले। ये मोस्ट पर्सन हो सकता है इसमें। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या तो आप बताएंगे 700, लगभग लगभग है इसमें, लगभग 700, इजिट नहीं है। अब देखेंगे धार्मिक जीवन। जो मोहनजोदड़ो के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो धार्मिक जीवन उनका कैसा था। हड़प्पा की खुदाई में मातृ देवी की अनेक मूर्तियाँ मिली। मातृ देवी की अनेक मूर्तियाँ मिली। इनके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा निवासी मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा की खुदाई में एक मोहर मिली है जिस पर एक देव पुरुष योगासन में बैठा है। वह जानवरों से घिरा हुआ दर्शाया गया है, यानी कि उसके चारों तरफ जानवर हैं। इस मूर्ति को आदि शिव की संज्ञा दी गई है। जो वो चारों तरफ से जानवरों से घिरी हुई मूर्ति है, उसे आदि शिव की संज्ञा दी गई है। खुदाई में काफी लिंग व छल्ले मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर वृक्ष, पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मोहरें मिली हैं, उस पर जानवरों के, पशु पक्षियों के आदि के चित्र मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि हड़प्पा निवासी वृक्षों, पशु पक्षियों की पूजा करते थे। तो यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती थी, आदि शिव की पूजा होती थी और पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की पूजा होती थी। अब देखेंगे हड़प्पा समाज में भिन्नता का अवलोकन। समाधान का अध्ययन। हड़प्पा सभ्यता में लोग अंतिम संस्कार पर व्यक्ति को दफनाया करते थे। साथ ही मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण भी दफना दिए जाते थे। शायद ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए ये स्वाद जो लोगों की बॉडी होती थी या शव होता था, उसके साथ ये लोग आभूषण तथा बर्तन को भी दफना देते थे। मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे। विलासिता की वस्तुओं की खोज। सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक तरीका है उपयोगी और विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन। उपयोगी वस्तु वह होती हैं जो रोजमर्रा के उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे चक्कियाँ, मिट्टी के बर्तन, सुई, जो यानी कि रोज काम में ली जाती हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। और जो महंगी तथा दुर्लभ हो ऐसी वस्तुओं को पुरातात्विक कीमती मानते थे, जैसे फ्योन्स के पात्र। फ्योन्स के पात्र कीमती थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था, कि इन्हें हर कोई नहीं बना सकता था, इसलिए ये कीमती थे। फ्योन्स का पात्र तीन चार चीज़ों से मिलकर बनता है। इसमें पहला है घिसी हुई रेत प्लस रंग प्लस चिपचिपा पदार्थ को मिलाकर यह फ्योन्स का पात्र बनाया जाता था। अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। यहाँ पर स्थलों के नाम और वर्तमान में स्थान। लोथल गुजरात में, नागेश्वर गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, जिसकी खोज 1952-53 में एस.आर. राव ने की थी। चौंदड़ो पाकिस्तान, बालाकोटा पाकिस्तान, कोटदीजी पाकिस्तान में, बनावली हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में। बनावली में जो हमें मिट्टी के हल के अवशेष मिले चौंदड़ों में और बनावली में। शिल्प उत्पादन। जो शिल्प उत्पादन के कार्य थे, चौंदड़ो नामक स्थान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। शिल्प कार्य में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कार्य, मोहर निर्माण, बाट बनाना, ये आदि कार्य शिल्प कार्य के अंतर्गत होते थे। मनकों का निर्माण। कार्नेलियन जो सुंदर लाल रंग का पत्थर था, जिस पर स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, धातु, सोना, तांबा, कांसा, ये धातु थे। कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। ये मनके चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित आदि आकार के हो सकते थे। इन पर चित्रकारी करके सजाया जाता था। मनके बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल होता था। मनकों को बनाने में घिसाई, पॉलिश और इस पर छेद करने के उपकरण भी मिले हैं। जो मनके बनाते थे उन पर जो छेद होते थे उनके भी कुछ अवशेष मिले हैं। इतिहासकारों के द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान। जिन स्थानों पर शिल्प उत्पादन के कार्य होता था वहाँ कच्चा माल तथा त्यागी गई वस्तुओं का कूड़ा करकट मिला है। इससे इतिहासकार अनुमान लगा लेते थे कि इन स्थानों में शिल्प कार्य होता था। शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति। जो कच्चा माल है वो शिल्प कार्य में कहाँ कहाँ से प्राप्त करते थे। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, जैसे मिट्टी, दूर से लाई जाने वाली वस्तु जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर से मंगाए जाते थे। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आने वाला माल। नागेश्वर और बालाकोट से शंख प्राप्त होता था। लोथस से कार्नेलियन पत्थर जो लाल रंग का रहता था। शैलखड़ी दक्षिण राजस्थान व उत्तरी गुजरात से
राजस्थान खेतड़ी से तांबा और सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। इस तांबा ओमान से मंगवाते थे। दोस्तों ये जो हमारे पहले पार्ट के नोट्स हैं ये आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइए। और हम अब इसी पार्ट में देखते हैं मोहर और मुद्रांकन। मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी को संपर्क को आसान बनाने के लिए होता था। हड़प्पाई लिपि, जो हड़प्पाई लिपि है, अब ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पाई लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसमें हम जो लिखेंगे कि हड़प्पाई लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि चिन्हों की संख्या इस लिपि की चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, इसलिए इसे रहस्यमय लिपि कहते हैं। बाट, जो हम हड़प्पा सभ्यता में बाटों का प्रयोग होता था वो कैसे होते थे। बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में मिले। ये घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि थे, जबकि ऊपरी धारी 10 प्रणाली के थे। प्रासाद तथा शासक। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है जिसे प्रासाद की संख्या दी गई है। मोहनजोदड़ो में जो एक बड़ा सा भवन या आवास मिला है उसे प्रासाद की संख्या दी गई है। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा लगता था कि इतिहासकारों का मानना है कि वहाँ पर कोई शासक नहीं था। यहाँ सभी लोगों की समान स्थिति थी। अब देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। जलवायु परिवर्तन। RN स्टाइलिका ने बताया है कि जलवायु परिवर्तन से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है। वनों की कटाई, भीषण बाढ़। SR राव ने बताया है कि भीषण बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। नदियों का सूख जाना और नदियों का मार्ग बदल लेना। आर्यों का आक्रमण। जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर ने बताया है कि आर्यों का आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई शासक नहीं था, इसलिए उन आर्यों से युद्ध नहीं कर पाया और इस सभ्यता का नष्ट हो गया। और रोग संक्रमण। केनेडी जो थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर रोग संक्रमण आ गया था, इसलिए यह सभ्यता नष्ट हो गई। कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे तथा इन्हें पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।